ओके स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार की स्पीशीज़ जो है कितना एस्टिमेट लगभग रहता है, कितने एनिमल और प्लांट्स अर्थ पर होते हैं। इसमें हम देखेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न का मतलब ये है कि किस तरीके से वो अर्थ पर फैले होते हैं। तो हमारे पास है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। पहले तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड है क्या, इस चीज़ को समझना है हमने। ओके, जैसे हमारे पास ये अर्थ है, ओके, अर्थ को जो दो भागों में डिवाइड करती है दैट इज द इक्वेटर। ओके, इक्वेटर और ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं पोल, पोलर एरिया, है ना। अगर मैं बात कहूं तो ये जो इक्वेटर होती है, इसके जो पास का एरिया होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक। और ये जो होता है वो सब ट्रॉपिक होता है। फिर आता है टेम्परेट, फिर आता है सब टेम्परेट और फिर आता है पोलर रीजन। सेम यहीं पर ये ट्रॉपिक, ये सब ट्रॉपिक, ये टेम्परेट, सब टेम्परेट और ये पोलर रीजन। तो लैटिट्यूड ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं तो डाइवर्सिटी का पैटर्न सेम रहता है। कि जैसे आप भी देखते हैं, जैसे आप लोग यहाँ से कहीं पर जाते हैं तो हमारे यहाँ फसलें कहीं पर कुछ लगा हुआ है, कहीं पर कुछ लगा, अलग अलग पैटर्न होता है। सेम यही लिविंग थिंग्स या डाइवर्सिटी के साथ भी है कि अर्थ में हम बाय द वे, अगर हम लोग सपोज कीजिए हम इक्वेटर पर खड़े हैं और हम लोग चल रहे हैं पोल रीजन की तरफ चल रहे हैं, यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है ऊपर की तरफ और लैटिट्यूड होता है जो हम लोग ट्रॉपिक से इसकी तरफ चलते हैं। तो जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है? क्या जैसा इस रीजन में वेजिटेशन मिलता है सेम पोलर रीजन में होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दैट इज द डिफरेंट कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, ये चीज़ें जो होती हैं वो सेम नहीं होती हैं, इसलिए ये सेम नहीं होता है। ओके, तो जो इसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स। सिंपल सा एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जैसे कि कोलंबिया है नियर द इक्वेटर, लगभग जैसे देखते हैं कि लगभग 1400, ओके, 1400 जो स्पीशीज बर्ड की मिलती है। बट वाइल न्यूयॉर्क जो कि 14N होता है, ये पोजीशन है N, या और ये ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं जो हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। फिर भी थोड़ा सा बता दूं कि ये अलग अलग पोजीशन होती है इक्वेटर से जो है किसी कंट्री की कितनी पोजीशन है। न्यूयॉर्क जो है कि 40N टू इक्वेटर, जिसमें ओनली 105 बर्ड की स्पीशीज है। ग्रीनलैंड जो है वो 71 है N है, उनमें ओनली 56 है। तो आप देख सकते हो कि एक ही स्पीशीज में वेरिएशन है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर। इसका मतलब यह है कि पैटर्न एक जैसा नहीं होता है। सब जगह पर अलग अलग प्रकार के जो स्पीशीज हैं वो अलग अलग डेंसिटी के अंदर होती हैं, अलग होती हैं। जो कि इंडिया है वो लगभग नियर जो ट्रॉपिक रीजन में मिलता है और इसमें लगभग क्या होता है 1200 स्पीशीज, 1200 स्पीशीज जो है बर्ड की मिलती है। तो ये तो हमारे पास पैटर्न रहा। और फिर अगर हम बात करें कि जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक रीजन से पोलर रीजन की तरफ चलते हैं, वेजिटेशन और स्पीशीज डेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। जो ट्रॉपिक रीजन में जो डेंसिटी होती है या स्पीशीज होती है वो ज़्यादा होती है, और इस रीजन में, पोलर रीजन में, प्लांट और एनिमल दोनों की स्पीशीज जो है कम रहती है। और इसके क्या रीजन हो सकते हैं अगर हम देखें, जैसे क्वेश्चन भी आता है कि ट्रॉपिक रीजन जो है उसके अंदर जो एनिमल है या प्लांट है उनकी स्पीशीज ज़्यादा होती है या वेजिटेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसका क्या रीजन है? अगर मैं देखूं तो इसके हमारे पास 3 बड़े रीजन हैं जो एनसीईआरटी में भी नॉर्मल नीचे दिए हुए हैं हमारे पास। अगर देखें तो पहला है दैट इज़ मैं सिंपल नो चेंज, है ना। देखिए ये जो रीजन है ना अर्थ का,
ये एक स्टेबल रीजन है। स्टेबल रीजन क्या है? अर्थ पर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जैसे इस रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर होते हैं, वो ग्लेशियर जो हैं वो पिघल जाते हैं, और जो बहुत सारे ऐसे कारण रहते हैं जिसके कारण जो है ये जो रीजन है और इस पर जो है बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़ या प्लांट स्पीशीज़ थी वो धीरे धीरे क्या हुई, रुकी या डिक्रीज हुई। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो एनिमल और प्लांट की स्पीशीज जो है इस एरिया में ट्रॉपिक रीजन में धीरे धीरे क्या हुई, स्टेबल रही। और पोलर एरिया के अंदर बहुत सारे चेंज, क्लाइमेटिक चेंज आते रहते हैं, ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, ग्लेशियर बनते रहते हैं, या फिर कोई नेचर का जो ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, तो उसके कारण जो है वहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज जो है एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो डिस्ट्रॉयड भी होती रहती है, मरती रहती हैं। इसलिए वहाँ पर सर्वाइवल जो है इतना अच्छा नहीं था, और यहाँ पर सर्वाइवल कंडीशन जो है इनके मुकाबले बेटर रही, इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में मच मोर स्पीशीज मिलती हैं। तो पहला रीजन हमारे पास जो है ये रहता है कि जो इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आए, और ज़्यादा बदलाव नहीं, क्लाइमेटिक बदलाव नहीं आना, जैसे कि इसका जो क्लाइमेट है या वो स्टेबल रहना, इससे क्या रहता है, इवोल्यूशन के कम चांसेस या इवोल्यूशंस ज़्यादा नहीं होते हैं। जब किसी स्पीशीज़ में इवोल्यूशन ज़्यादा नहीं होते हैं, बड़े स्तर पर नहीं होते हैं, तो उस स्पीशीज़ का एक्सटिंक्ट होना या ख़त्म होना ये ज़रूरी नहीं होता है। वो स्टेबल अपने सर्वाइवल को बहुत लंबे समय तक रख सकती है। और यही इसी के साथ हुआ कि ट्रॉपिक रीजन के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस कारण ये जो है रीजन वो स्टेबल रहा। ओके, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस पोर्शन के अंदर जो है बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे चेंज हुए, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, तो लिविंग के सर्वाइवल के लिए भी जो नए चैलेंजेस आए, जिसमें बहुत सारी स्पीशीज चैलेंज को फेस नहीं कर पाती हैं और वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो ये पहला रीजन है कि यहाँ पर मच मोर स्पीशीज होती है। दूसरा है, अगर हम देखें तो जो लेस, मैं कह सकता हूँ सीजन, लेस सीजनल। ओके, जैसे कि मैंने आप देखा कि क्लाइमेटिक ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं, तो इसमें सीज़न भी नहीं बदलते हैं मोस्टली। जैसे कि अगर ट्रॉपिक रीजन में है तो एक टाइम पे जो है विंटर है, विंटर में ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं, और जो विंटर के बाद अगर समर आता है, समर मतलब कि एक स्टेबिलिटी रहती है। जब सीजन नहीं बदलेंगे बार बार, जैसे कि अगर हम देखें कि जो है दिसंबर है या जनवरी है, इसी में विंटर रहता है, या फिर अप्रैल के बाद जो है समर शुरू होता है, तो कहने का मतलब एक फिक्स टाइमिंग हो गया ना, उसी टाइम के बाद इस सीजन के बाद ये सीजन आएगा, इस सीजन के बाद तो बहुत सारे वेजिटेशन के लिए, बहुत सारी प्लांट वैरायटी के लिए अच्छा होता है, ताकि वो अपने सीजन के अकॉर्डिंग फ्लावरिंग करती हैं, सीजन के अकॉर्डिंग फ्रूटिंग करती है, जिसके उनके सर्वाइवल का बहुत बढ़िया चांस हो जाता है। बट आप ये देखिए कि इस सीजन के अंदर इस बार तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था, बट क्या हुआ कि दूसरी बार जो टेम्परेचर बिल्कुल लो हो गया, तो जो सर्वाइवल, जो अडेप्टेशन उस प्लांट या एनिमल ने ली थी, वो अब उसके लिए एक चैलेंज हो जाएगी, तो उसके सर्वाइवल के लिए भी। तो सीजनल जो है इसके अंदर, सीजन के अंदर ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं, तो आप कह सकते हो कि लेस सीजनल जो होते हैं, जो चेंजिंग नहीं होते हैं, ये जो है उसका दूसरा रीजन रहता है। तीसरा हमारे पास क्या है, दैट इज सोलर रेडिएशन, है ना। ये जो रीजन होता है ना, ये इस पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, तो सोलर रेडिएशन हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पार्ट जो है सन जो है यहाँ पर जहाँ पर रहेगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर प्लांट की वैरायटी ज़्यादा होगी। और प्लांट की वैरायटी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, फूड प्रोडक्शन का भी चांसेस जो है इंक्रीज हो जाता है। और जहाँ पर फ्लोरा ज़्यादा होगा, वो फ्यूना ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जब प्लांट ज़्यादा हो रहे हैं तो एनिमल ज़्यादा ही होंगे। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो ट्रॉपिक रीजन के अंदर जो एनिमल और प्लांट की स्पीसीज रिच डाइवर्सिटी यहाँ पर रहती है। ओके, तो ये हमारे पास रिच डाइवर्सिटी का है। फिर हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप।
ओके, जो हम कर रहे हैं वो है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। वॉन अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने एक रिलेशन दिया कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ेगी, बट अप टू लिमिट, उसके बाद ऐसा नहीं होगा। एक सिंपल सी बात है, बट कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ेगी, बट अप टू लिमिट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या है। जैसे कि उसने कहा कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, चाहे बर्ड है, इंसेक्ट है, एनिमल है, प्लांट है, उनकी रिचनेस बढ़ेगी। बट इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप बहुत बड़े फंक्शन में गए हैं या बहुत बड़े मॉल में गए हैं एक बड़ी सिटी के, आपने जो है कार पार्किंग में आपने एक कॉपी पेन लेकर कार पार्किंग देख रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ये पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, चौथी रो है, पांचवी है, छठी है, व्हाटएवर जो भी है। आपने पहली रो में जो है आप कार के मॉडल, ठीक है ना, कार के मॉडल को हम स्पीशीज मान लेते हैं ना, कार के मॉडल काउंट करना शुरू कर देते हो। मान लो आपको 10 मॉडल मिले, और जैसे आपने दूसरी लाइन के अंदर गए तो कारें तो खड़ी है, 5 मॉडल और मिल गए, 15 हो गए, फिर 20 मॉडल मिल गए, फिर 30 मॉडल मिल गए। बट आगे जाने के बाद जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जा रही है, बट टू अप टू लिमिट। उसके बाद एरिया तो बढ़ रहा है, बट कोई नई स्पीशीज तो नहीं आ रही है ना, नई स्पीशीज का इंट्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है। तो इसे कहते हैं अप टू लिमिट। एक लिमिट के बाद जो है इसका रिचनेस जो है वो क्या हो जाता है, कंट्रोल, एक स्टेबल हो जाता है। तो उन्होंने जो है इसके लिए एक प्लॉट बनाया जिसमें हम लोग एरिया, ओके, S इज इक्वल टू CA/Z। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हैं तो ये जो S, व्हाट इज द S, और इसी को लॉग स्केल पे देखते हैं तो log S log C प्लस Z log A। चलो पहले इन्हें समझते हैं, ये चीज़ें क्या हैं हमारे पास। व्हाट इज द S? S क्या है? रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस। S हमारे पास क्या है? दैट इज स्पीशीज रिचनेस। इसे ऐसे लिख देता हूँ, स्पीशीज रिचनेस के कितनी स्पीशीज जो है S को ही काउंट करना है ना, हमें S ही तो आइडेंटिफाई करना है कि कितना S है। और यहाँ पर जो उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज स्पीशीज रिचनेस है, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज A। A क्या है? एरिया। ए है हमारे पास एरिया, ओके। और जो हमारे पास सी है वो हमारे पास बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट है, और उसके बाद
जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास, जेड। जेड क्या है? दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब ये चीज़ें क्या हैं, इनको हम लोगों ने समझना। देखिए, सबसे पहले तो ये एरिया है, ये स्पीसीज रिचनेस है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी। बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो मिला वो हमारे पास ये ग्राफ जो है होमबोल्ट का, जिसमें क्या है, एस दैट इज स्पीसीज रिचनेस, ए एरिया है, और सी हमारे पास वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है जीरो से शुरू नहीं होती, और अगर हम देखें तो कुछ जो ये रहता है, कुछ ना कुछ हिस्सा जो रहता है उसे बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। फिजिक्स में जो है आप लोग इसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई या देखते हैं तो ये हमारे पास जो उसकी वैल्यू होती है उसे बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, जो कि एक फिक्स ही रहती है। ओके, जब हम इसको लॉग स्केल पर देखते हैं, क्योंकि किसी भी काउंटिंग के लिए लॉग लेना जरूरी है, यहाँ पर लॉग स्केल पर लॉग एस जेड लॉग सी प्लस लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। यहाँ पर जो हमारे पास सी वाई इंटरसेप्ट समझ में आ गया, एस हमारे पास रिचनेस आ गया, ए एरिया आ गया, जेड ठीक है स्लोप ऑफ रिग्रेशन। स्लोप ऑफ रिग्रेशन, जेड की वैल्यू जो है वो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग रहती है। ओके, जितना ये स्लोप जो है वो क्या होता जाएगा, जितना इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा ये स्लोप जो है उतना ही स्टीपर होता जाएगा, उतना ही स्टीपर होता जाएगा। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि इसकी जो वैल्यू है, जेड की वैल्यू है वो लगभग रहती है 0.12 0.2। ओके, इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, दैट इज प्लांट इन ब्रिटेन एंड बर्ड इन कैलिफोर्निया। या मोलस्क जो है मोलस्क इन न्यूयॉर्क। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ, इनका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ कि जेड की वैल्यू रिचनेस को डिसाइड करेगी, जेड की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर जेड की वैल्यू जो 1 से 0.1 से 2 तक जो रह रही है, ये दो अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग स्पीशीज के लिए भी सिमिलर हो सकती है। जैसे कि प्लांट इन ब्रिटेन के लिए भी सेम आ रही है, और बर्ड्स इन कैलिफोर्निया के लिए भी सेम आ रही है, और मोलस्क इन न्यूयॉर्क के लिए भी ये वैल्यू जो है सेम आ रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो है कि अलग अलग रहे। हो सकता है कि दो अलग अलग जगह पर दोनों अलग अलग स्पीशीज के लिए इसकी वैल्यू जो है अलग अलग रहे। ओके, अगर हम लोग देखें तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है इसका जो है वैल्यू है वो भी बढ़ता जाता है। तो लगभग 0.6 से 0.12 भी हो जाता है किसी बड़े एरिया के लिए, बहुत बड़े एरिया के लिए इसका भी हो जाता है। और ये किसके लिए, जब ये वैल्यू 1 पॉइंट के बाद आनी शुरू होती है तो ये कॉन्टिनेंट के लिए होती है। जब हम लोग बहुत बड़े एरिया के अंदर रिचनेस काउंट कर रहे होते हैं, बड़े एरिया तो बोले कॉन्टिनेंट से बड़ा एरिया क्या होगा, बहुत बड़ा एरिया हो गया ना, तो उसके लिए कर रहे हैं, तब इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि फ्रॉगीवोर्स क्या होते हैं, बर्ड जो होते हैं जो कि फ्रूट खाते हैं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जो है, ओके, उनके और जो की बात करें मेमल्स, ओके, फ्रॉगीबर्ड्स और मेमल्स के लिए जब काउंट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है 1.15 के करीब रहती है जेड की वैल्यू।
तो ये देखिए, हम यहाँ पर किसी प्रकार की काउंटिंग नहीं कर रहे हैं या किसी प्रकार के न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं। बायोलॉजी हमारे न्यूमेरिकल नहीं करने होते कि इसकी ये है तो ये कम ज़्यादा क्यों है, बट ये जो डाटा है आप लोगों को इसी तरीके से याद रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से रहता है कि कॉन्टिनेंट के लिए या बर्ड ईटिंग बर्ड के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 1.15 जो है इसकी वैल्यू है, या जेड की वैल्यू जो है कॉन्टिनेंट के लिए या 0.6 से लेकर 1.2 की वैल्यू कहाँ किसके लिए होती है, या फिर कोई ऐसा डाटा बताइए जिसमें कि सिमिलर, जैसे 0.1 से लेकर 0.2 जो है ब्रिटेन के अंदर प्लांट की है, वही सिमिलर जो है किसके लिए हो सकती है, कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में जो है बर्ड के लिए है, या मोलस्क जो है न्यूयॉर्क में मोलस्क के लिए है। तो ये डाटा जो है आप लोगों को उतना ही उसमें रखता है। तो ये हमारे पास ये है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अब अगर हम लोग बात करें कि स्पीशीज की ज़रूरत क्या है, ये स्पीशीज रिचनेस किस लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी हम देखेंगे कि ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस प्रकार से कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, उसमें से पैटर्न में भी हमारे पास स्पीशीज रिचनेस किस टाइप से जो रहती हैं। फिर अगर हम देखें तो किस तरीके से स्पीशीज जो है वो सारे लिविंग वर्ल्ड को इफेक्ट करती है और कितना ये इम्पोर्टेंट रहता है, कितना ये ज़रूरी है, वो भी हम लोग आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।